गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पर परागण की अनुकूलन के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पर परागण संपन्न होने के लिए कौन कौन से एजेंट्स यानी कि कौन कौन से माध्यम आवश्यक होते हैं या कौन कौन सी विधियाँ इसमें सहायक होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, हमको पता है कि पर परागण में एक पुष्प के परागकण दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पे क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे, पर परागण। अब एक पुष्प का परागण, देखिए ये हमारे पास एक पुष्प है, ये पुष्प किसी दूसरे प्लांट पे जो पुष्प उपस्थित है, इस पुष्प के परागण दूसरे प्लांट के पुष्प की वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हो रहे हैं। इसे हमने क्या बोला था, पर परागण। ये आपका प्लांट नंबर फर्स्ट है, ये इसी स्पीशी का दूसरा प्लांट है। तो यहाँ तक जब इसके परागकण पहुंचे तो इसे क्या बोल दिया हमने, पर परागण। अब पर परागण के लिए यहाँ से जब परागकण मुक्त होंगे और वो आपके दूसरे प्लांट के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचे तो किन्हीं हमें माध्यमों की आवश्यकता होती है। तो जो ये बाह्य साधन या माध्यम है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो परागण के लिए जिन्हें हम एजेंट्स की बात करते हैं, ये एजेंट्स या मेथड दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है अजैविक प्रकार का, अजैविक विधियां अर्थात एबायोटिक एजेंट, और दूसरी है इसमें जैविक विधियां यानी कि बायोटिक एजेंट। देखिए, नाम से स्पष्ट है, परागण के अध्ययन के लिए या पर परागण के अध्ययन के लिए जिन माध्यमों की आवश्यकता होती है, इसमें पहला जो माध्यम है वो कौन सा है, अजैविक माध्यम, यानी कि इसमें जीव शामिल नहीं है, लाइफ शामिल नहीं है। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे वायु परागण और जल परागण के बारे में। अजैविक माध्यम में कौन कौन से हैं कि वायु के द्वारा अथवा जल के द्वारा एक पुष्प के परागकण दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो ये तो कौन से हो गए हमारे अजैविक। जबकि जैविक में हमारे कोई जीव शामिल होता है। जैविक माध्यमों में या जैविक प्रकार में कोई जीव शामिल होगा, जैसे कि वो कोई कीट हो सकता है, वो पक्षी हो सकता है, कोई जंतु हो सकता है। जंतु से तात्पर्य हमारा गिलहरी, प्राइमेट जैसे लंगूर, बंदर, गिलहरी, लंगूर, बंदर, चूहे, सर्प, घोंगे, स्नेल, जीवों के द्वारा भी एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इन्हें हम क्या पढ़ेंगे, जैविक माध्यमों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम अजैविक पढ़ेंगे और उसके बाद हम जैविक माध्यमों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पर परागण में अजैविक एजेंट्स। देखिए, पहली विधि जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो कौन सी है, वायु परागण या एनिमोफिली। नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो परागकण है, ये परागकण वर्तिकाग्र तक किससे पहुंचेंगे, वायु द्वारा। अर्थात यहाँ पे परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा संपन्न होता है। इस प्रकार के परागण में क्या होगा, देखिए जैसे ही पराग कोश का स्फुटन होगा तो परागकण मुक्त हो जाएंगे और ये परागकण वायु के साथ, जैसे ही वायु होगी तो परागकण इसमें क्या होंगे, देखो छोटे परागकण छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और शुष्क होते हैं। इसके परागकण की क्या विशेषता होती है, इस प्रकार के पादपों में जिनमें वायु द्वारा परागण होता है, इनके परागकण छोटे, हल्के और शुष्क होता है। और जैसे ही हवा चलती है या वायु चलती है तो वायु के साथ ही परागकण क्या होंगे, छोटे और हल्के होने के कारण उड़ जाएंगे और उड़ जाके क्या होगा, वो अपने समीपवर्ती पादप की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे परागकणों की विशेषता क्या है, ये कि वायु परागण में भाग लेने वाले पादपों में क्या विशेषता पाई जाती है कि जो नर पादप है उसके परागकण छोटे, हल्के और शुष्क होते हैं। इनका जो उत्पादन है, यानी कि जो परागकणों की जो संख्या है वो बहुत अधिक होती है। क्योंकि देखिए, हमारे पास ये एक पुष्प है,
यहाँ से इसके परागकण मुक्त होंगे। अब इसके पास कोई दूसरा प्लांट है उसी जाति का, हमें यहाँ पे वायु परागण करवाना है, ठीक है। अब वायु अगर इस दिशा में चल रही होगी तो परागकण यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। लेकिन यदि वायु की जो प्रवाह की दिशा है वो विपरीत हो जाए, यानी कि वो उल्टी दिशा में वायु बह रही है जहाँ पे पुष्प नहीं है, तो क्या यहाँ पे परागण होगा? नहीं। तो केवल एक चांस होता है कि हाँ शायद पहुँच जाए। तो यहाँ पे इसलिए परागकणों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, ताकि बहुत सारे परागण यदि मुक्त होंगे तो कुछ परागण तो दूसरे पादप की वर्तिकाग्र तक पहुँच सके। इसी में वर्तिकाग्र में भी अनुकूलन पाया जाता है कि वर्तिकाग्र इनमें कैसी होती है? रोमिल होती है, रोमिल वर्तिकाग्र। इनकी वर्तिकाग्र पर छोटे छोटे रोमनुमा संरचना पाई जाती है, ताकि जो परागकण यदि इनमें गिर जाए तो इनमें अटक जाए, तो परागकण कहाँ पहुँच जाए? वर्तिकाग्र पर अटक जाए। तो क्या होगा यहाँ पे? जो परागकण है वो तो छोटे, हल्के और चिपचिपे होंगे, जबकि शुष्क होंगे, जबकि इनकी जो वर्तिकाग्र है वो कैसी होगी? रोमिल होगी। क्लियर है? इस तरह के जो परागकण है, इस तरह का जो परागण है वो मुख्य रूप से एक बीजपत्री घासों में मिलता है, जैसे कि गेहूं, बांस, गन्ना, इन पादपों में वायु परागण पाया जाता है। इसमें एक विशेष याद रखने योग्य बात यह भी है कि इस प्रकार के जो पादपों में अंडाशय में केवल एकल बीजांड पाया जाता है। इस प्रकार के पादपों में बीजांड की संख्या क्या होती है? प्रत्येक अंडाशय में एकल बीजांड पाया जाता है। जब हम अजैविक कारकों की बात करते हैं, एबायोटिक कारकों की बात करते हैं, तो एबायोटिक कारकों में सर्वाधिक कौन सा होता है? वायु परागण होता है। वैसे जनरली तो सर्वाधिक कीट परागण होता है, लेकिन जब अजैविक कारकों की बात करते हैं तो वायु परागण क्या है? सबसे सामान्य प्रकार का परागण होता है। अब अजैविक कारकों में ही दूसरे कारक जिसकी हम बात करेंगे वो कौन सा है? जल परागण। द्वितीय परागण के प्रकार जिसमें हम पढ़ेंगे जल परागण के बारे में। देखिए, जब परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? जल द्वारा। यदि परागकण जल द्वारा स्थानांतरित होते हैं तो इस प्रकार के परागकण को क्या बोलेंगे हम? जल परागण बोला जाता है। अधिकांशतः जलीय पादपों में इसी प्रकार का परागण होता है। किसमें होगा इस प्रकार का परागण? जलीय पादपों में। किंतु सभी जलीय पादपों में जल परागण हो ऐसा आवश्यक नहीं है। जलीय पादपों में जल परागण होता है, किंतु सभी जलीय पादपों में जल परागण नहीं होता। जैसे हम बात करते हैं इसके अपवाद की, तो कमल, नीलंबो। देखिए कमल क्या होता है? कमल आपको पता है कि जो सतह है, सतह पे कमल खिलता है। तो इस प्रकार के परागण में कमल में क्या होगा कि समीपवर्ती जो आपका कमल का पुष्प है, इस कमल के पुष्प से जो परागकण है वो वायु या कीट के द्वारा आ सकते हैं। तो यहाँ पे वायु परागण हो सकता है, कि कीटों की सहायता से कीट परागण हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जल परागण नहीं होता। हम बात करते हैं इसके अलावा निम्फिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिली या वाटर लिली। कमल, नीलंबो, निम्फिया, वाटर लिली। इसमें भी क्या होता है? जो जल की सतह के बाद जो पुष्प खिलता है, इनमें जल की सहायता से परागण नहीं होता। ये जलीय पादप है, लेकिन इनमें परागण कौन सा होगा? कीट परागण या वायु परागण। तो जलीय पादपों में जल परागण है, लेकिन सभी जलीय पादपों में जल परागण नहीं होता। यह जल परागण भी दो तरीके से होता है। टाइप्स या प्रकार। जल परागण दो प्रकार से संपन्न होता है। यदि जल की सतह पर परागण होता है, यदि परागण की क्रियाविधि जल की सतह पर होती है, तो इस प्रकार के परागण को हम अधिजल परागण कहते हैं। अधिजल परागण इंग्लिश में से बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। जल की सतह पर होने वाले परागण को क्या बोल देंगे? अधिजल परागण या जल पृष्ठ परागण। इस प्रकार का जो परागण है कहाँ पे होगा? अधिजल परागण में जल की सतह पर या जल की पृष्ठ पर।
इस प्रकार का जो परागण है यह वेलिस्नेरिया पादप में मिलता है। किस में मिलता है? वेलिस्नेरिया पादप में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि वेलिस्नेरिया में कौन सा परागण होता है? जल परागण। और जल में भी परागण कहाँ होगा? जल की सतह पर। देखिए वेलिस्नेरिया में क्या होता है, इसमें रिबन के समान आपके क्या होते हैं, जो प्लांट है वो कैसे होगा? रिबन के समान। लेकिन जो मादा पुष्प है इसका, मादा पुष्प कहाँ खुलता है? जल की सतह पर। मादा पुष्प कहाँ आ जाएगा? जल की सतह पर। जबकि नर पुष्प के जो परागकण है वो मुक्त कर दिए जाते हैं और यह जल की सहायता से सतह पे जाके क्या हो जाएंगे, आपके जो मादा पुष्प पे क्या हो जाएंगे? पहुंच जाएंगे। इसमें मादा पुष्पग्राही होती है। इनके जो परागकण है जो जल की सतह पर परागित होते हैं, ऐसे पादपों के परागकण सामान्यतः कैसे होते हैं? गोल होते हैं। इसी में जल परागण में एक दूसरा प्रकार भी और है जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो होता है अधोजल परागण। अधोजल परागण इंग्लिश में इसे बोला जाता है हाइड्रोफिली। इस तरह के परागण में परागण की क्रिया कहाँ होगी? जल के अंदर। यदि जल के अंदर क्या होता है कि परागकण जल के साथ तैरते हुए जल के अंदर ही कहाँ होंगे? मादा पुष्प में हो जाएंगे। इस प्रकार के जो प्लांट है वो जल में पूर्णतः डूबे हुए होते हैं, पूर्णतः जल में निमग्न या जल में डूबे हुए प्लांट होते हैं इसमें। इस प्रकार के जो पादप है उसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें आएगा जोस्टेरा। इस प्रकार के प्लांट का एग्जाम्पल क्या हो गया? जोस्टेरा। देखिए जो हमारे जल से परागित होने वाले पादप होते हैं, इन पादपों के ऊपर जो परागकण है उनके ऊपर म्यूसिलेज यानी कि श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। इनके परागकण की क्या विशेषता है कि इनके ऊपर किसका आवरण पाया जाता है? श्लेष्मीय पदार्थ का। और श्लेष्मीय पदार्थ का आवरण पाए जाने के कारण ये परागकण नष्ट नहीं होते और लंबे समय तक जीवनक्षम बने रहते हैं। तो यहाँ पे मुख्य बात क्या हो गई? प्लांट है, प्लांट में जो परागकण है उनके ऊपर क्या पाया जाएगा? श्लेष्मा का पाया जाएगा। सामान्यतः पुष्प भी इनके एक लिंगी होते हैं, यानी कि नर पुष्प अलग होता है और मादा पुष्प अलग होता है। तो जल की सहायता से होने वाले परागकण को हम क्या बोलते हैं? जल परागण। अब हम जीवों के माध्यम से होने वाले परागण के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए वायु परागण और जल परागण के बाद जब हम अगले परागण की विधि में बात करते हैं तो अगली विधि है हमारे जैविक कारकों के माध्यम से होने वाले परागण की क्रियाविधि, अर्थात जंतु परागण की क्रियाविधि। जंतु परागण की क्रियाविधि में विभिन्न जंतुओं के द्वारा परागण होता है। अब देखिए जब जंतुओं द्वारा परागण होगा तो इस प्रकार के परागण में जंतुओं को आकर्षित करने के लिए पुष्प कैसे होंगे? बड़े, रंगीन, चमकदार, यानी कि ब्राइट कलर होगा इनका, चमकीला रंग होगा इनका। इनके पास मकरंद ग्रंथियां होंगी, मकरंद होगा। इस मकरंद को चूसने के लिए जीव इनके पास आएंगे। तो जो जैविक कारकों में सबसे पहला कारक जो हम पढ़ते हैं वो कौन सा है? कीट परागण। हमें पता है कीट आर्थ्रोपोडा में आता है और आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्टा क्लास है वो सबसे बड़ी है। तो हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के कीट पाए जाते हैं और ये विभिन्न प्रकार के कीट विभिन्न पुष्पों में परागण की क्रियाविधि को संपन्न करते हैं। मैक्सिमम जो ये कीट परागित जो पादप है ये बहुत ही सुंदर पादप होते हैं। इनके जो पुष्प है, इनके पुष्प सुंदर यानी कि शोभाकारी सजावटी पुष्प होते हैं इनके। और जो सजावटी पुष्प है उनका रंग चमकी। जो कीट परागित पादपों के पुष्प है ये सुंदर या शोभाकारी, जो कीट परागित पादपों के पुष्प है ये सुंदर या शोभाकारी होते हैं, अर्थात ये बहुत बड़े, रंगीन और चमकदार होते हैं ताकि ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। और जैसे ही कीट इनके ऊपर बैठता है तो उसके बाद कुछ समय बाद दूसरे पुष्प पे बैठेगा। तो जैसे ही वो पुष्प के ऊपर बैठता है तो क्या होते हैं? ये परागकण चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे परागकण की क्या क्वालिटी है कि परागकण कैसे होता है? इसके चिपचिपे। इनके परागकण कैसे होते हैं? चिपचिपे। जैसे हमने बात की थी पॉलन किट की कि कुछ पादपों में चिपचिपा पॉलन किट पाया जाता है। ये पॉलन किट क्या करता है कि पादपों को परागकणों को कीटों पर चिपकाने में सहायता करता है। अब इस प्रकार के परागण में हम जिन कीटों की बात करते हैं उन कीटों में है मधुमक्खी, बी, तितली, बटरफ्लाई, पतंगे, मॉथ,
मधुमक्खी, तितली, पतंगा, ये सब क्या करते हैं, आपके कीटों में आते हैं। और इनमें भी सबसे ज़्यादा परागण किसके द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा। सबसे ज़्यादा कीट परागण किस में होगा, मधुमक्खी में। इसके एग्जाम्पल है सरसों, साल्विया नामक पादप में भी कौन सा होता है, कीट परागण। सरसों है, साल्विया, आँख, कैलाट्रोपिस, हमने बात की थी। पोलन किट, पोलन किट किसमें पाया, पोलेनियम पाया जाता है आंकड़े में, कैलोट्रोपिस में। विभिन्न प्रकार के आर्किड्स। देखिए यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कुछ पादपों में कीट परागण के समय कीटों के लार्वा को आश्रय भी दिया जाता है, यानी कि कीट इनके ऊपर बैठते हैं, अंडे देते हैं, तो अंडे से जो लार्वा निकलता है उन्हें तो पुष्प पे क्या मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। और जैसे ही कीट देखिए कोई कीट इस प्लांट के ऊपर बैठा, यहाँ से बैठने के बाद परागकण इसे चिपक गए। अब कुछ समय के बाद मकरंद लेने के लिए या रस चूसने के लिए जो इंसेक्ट है वो दूसरे प्लांट पे बैठेगा। तो जब ये यहाँ पे बैठेगा, अपने पंखों को रगड़ेगा और अपने पंजों पे जो ये परागण चिपका के लेके जाएगा वो क्या करेगा, दूसरे पादप पर छोड़ देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, कीट परागण होता है, जिसे हम एंटेमोफिली भी कहते हैं। अब इसी में जो जैविक कारकों में हमारे पास पहला हमने बात की थी कीट परागण की, जिसमें सर्वाधिक किससे होता है, मधुमक्खियों की सहायता से। दूसरा अब हम इसमें बात करेंगे पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली। इस प्रकार का जो परागण है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। कहाँ पे होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो इनके पुष्प होते हैं, इनके पुष्प बड़े प्यालेनुमा या कैसे होता है, नलिकानुमा होता है। जो पुष्प है वो कैसे होंगे, इनके बड़े और प्यालेनुमा। इस प्रकार के पुष्प में जो पक्षी है इनके ऊपर आके बैठ जाएंगे। तो पक्षियों को आकर्षित करने के लिए पुष्प कैसे होंगे, इसके चमकदार या आकर्षक, चमकदार, रंगीन, आकर्षक, मकरंद युक्त। जैसे ही पक्षी इनके ऊपर मकरंद लेने के लिए या मकरंद चूसने के लिए आएंगे तो उनके ऊपर बैठेंगे, और जैसे ही इनके ऊपर बैठता है इनके शरीर पे क्या चिपक जाता है, परागकण चिपक जाता है। अर्थात इनके परागकण कैसे होंगे, चिपचिपे। इनके परागकण कैसे होता है, चिपचिपे। तो जैसे परागकण इन पे चिपक जाएंगे, अब कुछ समय के बाद वो पक्षी दूसरे पुष्प पे जाके बैठेंगे, अपने पंखों को हिलाएंगे, तो क्या होंगे, ये परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार के परागण को क्या बोलेंगे हम, पक्षी परागण बोलते हैं। पक्षी परागण के पुष्प सामान्यतः कब खिलते हैं, दिन के समय खिलते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, पक्षी परागण में कौन कौन से पक्षी काम में आते हैं, हमिंग बर्ड, जिसे हम बोलते हैं गुंजन पक्षी, सनबर्ड, शकरखोरा, ये सनबर्ड है, और ये कौन सा बर्ड है हमारा, हमिंग बर्ड। तो इस प्रकार के पादपों में पक्षियों के द्वारा परागण होता है। इस प्रकार का परागण पलाश में, बिगोनोनिया में, सेमल में इस प्रकार का पक्षी परागण पाया जाता है। जैविक कारकों में अगला जो परागण का प्रकार है वो कौन सा है, चमगादड़ परागण या कायरैप्टेरोफिली। देखिए हम जानते हैं चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है और रात्रिचर है, यानी कि रात्रि में ये गमन करता है। तो रात्रि के समय कुछ पुष्प ऐसे हैं जो कब खिलते हैं, रात्रि के समय। तो रात्रि में खिलने वाले पुष्पों में क्या होता है कि चमगादड़ इनके ऊपर बैठेंगे। जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं तो क्या करेंगे, ये परागण की क्रियाविधि करेंगे। तो क्या खास बात है इस प्रकार के पादपों के पुष्पों में, पुष्प कब खिलते हैं, रात्रि में। इनके पुष्पों में कब होगा पुष्पन, रात्रि के समय पुष्पन होगा। और जो इनके पुष्प है वो कैसे होंगे, मकरंद युक्त। मकरंद स्रावित करते हैं ताकि पक्षी यानी कि चमगादड़ इनके ऊपर आके बैठे, और एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाएंगे तो क्या करते हैं, ये परागण की क्रियाविधि में सहायक होते हैं। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो कदम का पेड़, कदम के जो पुष्प है वो रात्रि में खिलते हैं। कचनार, कदम, कचनार, इस प्रकार के प्लांट जिनके पुष्प रात्रि में खिलते हैं उनमें किससे होगा परागण, चमगादड़ के द्वारा। इस तरीके से कुछ अन्य जैविक कारक भी हैं जो कि परागण की क्रियाविधि में सहायक होते हैं। कुछ अन्य जीव भी मौजूद हैं
जो कि क्या करते हैं, पर परागण में सहायक होते हैं। जैसे कि कुछ पादपों में चींटी या दीमक के द्वारा परागण की क्रियाविधि होती है। चींटी या दीमक के द्वारा परागण की क्रियाविधि जो होती है उसे मर्मेकोफिली कहते हैं। चींटी या दीमक के द्वारा जिन पादपों में चींटी या दीमक के द्वारा परागण की क्रियाविधि होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, मर्मेकोफिली या दीमक परागण। इस प्रकार का जो परागण है वो प्रोसोपिस्ट यानी कि कीकर में पाया जाता है। कुछ पादपों में जो परागण की क्रियाविधि है वो घोंघे या स्नेल के द्वारा जिन पादपों में परागण की क्रियाविधि होती है, इस प्रकार के परागण को मेलिकोफिली बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इस प्रकार के परागण को मेलिकोफिली कहा जाता है। कुछ पादपों में स्नेक यानी कि सर्प, छिपकली, लिजार्ड्स ये भी क्या करते हैं, आपके परागण में सहायक होते हैं। तो सर्प के द्वारा जो परागण होता है उसे क्या बोलेंगे हम, ऑफियोफिली। सर्पों के द्वारा चंदन प्लांट में, जो चंदन का पेड़ है उस चंदन के प्लांट में किसके द्वारा परागण क्रियाविधि होती है, सर्प के द्वारा, और इसे क्या बोलेंगे हम, ऑफियोफिली। तो इस तरीके से कुछ प्लांटों में बंदरों के द्वारा भी परागण की क्रियाविधि होती है। कुछ में छिपकली, हमारी जो गार्डन लिजार्ड है, उद्यान छिपकली, गीको, ये भी क्या करते हैं, परागण में सहायता करते हैं। तो इस तरीके से हमने आज परागण में सहायक एजेंट्स यानी कि माध्यमों के बारे में बात की थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।